Today I am talking about RCO. Basically, RCO was a legal order that was issued by General Ziaul Haq in 1985. The RCO stands for Revival of the Constitution of 1973 order. Ziaul Haq introduced the order because in 1973 he suspended the 1973 constitution. After that, he introduced the PCO, Provisional Constitutional Order 1981. After the 4 years, he revised or altered the constitution of 1973 that was suspended in 1977. And the basic purpose of this order to restore the constitution with significant amendments and altered the balance of power, especially strengthening the authorities of the president. If we can say that कि जो strongest person और strongest powers थी to change, amend and altered, वो सारा इख्तियार किस चेंजेस की गई थी किसके लिए कि वो प्रेसिडेंट के पास राइट होगा. तो इसके बाद कुछ इसके की फीचर्स हैं आरसीओ के, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1985 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था. उसके बारे में हम बात करते हैं. फर्स्ट वन इज रिस्टोरेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है. आरसीओ फॉर्मली रिवाइव्ड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैड बीन in abeyance since Zia's imposition of martial law in 1973. This restoration was conditional as significant amendments were introduced that changes the original power structure of the constitution. It means it changes the स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स और ऑल्सो अथॉरिटीज ऑफ द पार्ट, जो कि जिनके पास वो इख्तियार थे, किनके पास, जो अदर डिपार्ट्स और अदर हेड था स्टेट का, गवर्नमेंट का, उनके पास थे. तो वो इख्तियार किसके पास चले गए थे? स्पेशली टू द प्रेसिडेंट. सेकंड वन इज स्टैंडिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर, जो उसको सेकंड कर है फर्स्ट वाले पॉइंट को कि यस, जो जिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये वाला, इसमें उसने स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी चेंजेस की, डिसमिस करने की, डिसॉल्व करने की अथॉरिटीज अपने पास रख ली थी. द आरसीओ ग्रेटली एनहांस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट अलाउइंग फॉर द शिफ्ट फ्रॉम parliamentary to a quasi-presidential system. It introduced Article 58(2)(b), giving the president authority to dissolve the National Assembly and dismiss the prime minister if, in his opinion, the government was not being running according to the provisions of the constitution, or if there was a threat or any danger to the integrity or harmony of the state or Pakistan. प्रेसिडेंट अगर फील करेगा और अगर उसको लगता है इन हिज ओपिनियन, तो वो क्या है 58(2)(b) आर्टिकल को जो उसने ऑल्टर किया था उसके तहत, 58(2)(b) के तहत असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस. तो ये जो ये वाली अमेंडमेंट की गई थी या चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत, उसमें क्या था कि इसने प्राइम मिनिस्टर की जो इख्तियारात है एज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है उसको रिड्यूस किया था, और उसमें लिवरेज किसको दे दी थी? प्रेसिडेंट को दे दी थी, और लिमिटाइज कर दिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. नेक्स्ट वन इज लेजिटिमाइजेशन ऑफ मार्शल लॉ एक्शंस. इट मीन्स कि जो भी जिया ने आफ्टर 1977 जो भी एक्शंस लिए थे, जो भी चेंजेस की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी इलीगल डिटेंशन हुई थी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की, या पॉलिटिकल पार्टीज को लिमिटाइज किया गया था या नैरो लाइन किया गया था, तो उसमें जो भी उसने एक्शंस लिए थे उन सारी चीजों को क्या है लेजिटिमाइज करवाया गया था. आरसीओ sought to validate and legitimize actions taken under the martial law, giving them constitutional protection. This include the ordinance, laws and executive actions that had been implemented by the Zia administration during the years of military rule. And this retrospective endorsement amend aimed to ensure the legal challenges couldn't be made against measures introduced by the military regime. It means जितना भी changes, जितने भी कह लें कि steps और actions लिए गए थे from the side of president जियाउल हक, उन सारी चीजों को, उन सारे actions को, उन सारे ordinance और laws को क्या है constitutional protection दी गई थी कि वो क्या है to the protection of state, to the protection of or the for the well-being of state. इस structure में क्या है president ने as a martial law उसको इम्प्लीमेंट करवाया था. नेक्स्ट वन इज रिवाइवल ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर विद लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इस बात मार्शल लॉ के बाद स्ट्रक्चर का सबसे पहली बात कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिवाइवल हुआ था. इट मींस आप कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइवल हुआ था, वापस आया था इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, तो उसके साथ जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट था, जिसके पिलर्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, उन सब चीजों का भी क्या था रिवाइवल था. तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर जब रिवाइवल हुआ था उसमें लिमिटेड ऑटोनॉमी कर दी गई थी प्रोविंशियल असेंबलीज की या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की. while reviving the federal structure, RCO retained centralized control over provinces, with the president maintaining a strong influence over provincial matters. The provincial governors appointed by the prime minister had significant authority, dimensioning the provincial autonomy. It means president had more and more authority to control or to influence the provinces. और उसके साथ साथ क्या था कि अपॉइंटमेंट कर दी गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नर्स की, प्रोविंशियल गवर्नर्स की, जो कि रोल प्ले कर रहे थे सेम
एज ए हेड ऑफ प्रोविंस और गाइड कर रहे थे किसको, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली। सेम जैसे प्रेसिडेंट फेडरल में एंजॉय करा था उन सारी प्रोटेक्शंस को, उन सारे रूल्स को, उन सारे पावर्स एंड अथॉरिटीज को, उसी तरह प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर जो थे वो उसको एंजॉय करे थे या तो उन अथॉरिटीज को कंट्रोल करे थे। नेक्स्ट वन इज revocation of party based elections. Yes, in 1985 general elections would be held on the non party based. It means कहा गया था कि कोई भी पार्टी बेस्ड स्ट्रक्चर जो है उस पे इलेक्शंस नहीं होंगे, इफेक्टिवली बैनिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. दिस measures was intended to weaken the political opposition to the military regime and discourage party based political movements. Non-party based elections were held in February 1985, leading to the formation of parliament under Zia's preferred framework. इसमें क्या था, नॉन पार्टी बेस्ड, इंडिपेंडेंट कह लें या विदाउट द नेम ऑफ पार्टी, क्या है, इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए गए थे जो कि फरवरी 1985 में गए थे। और उसके बाद क्या है, मेजोरिटी क्या था, वोट किसके हक में आया था, जियाउल हक ने, जो रेफरेंडम के तहत भी क्या है, परसेंटेज के तहत क्या है, एज ए हेड ऑफ स्टेट चार्ज दिया था। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इस्लामिक प्रोविजंस. वी ऑल नोज कि पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री और हमारे सारे के सारे जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ऑलरेडी बेस करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन ज़िया ने उसको क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया था लोगों के माइंड सेटअप में, क्योंकि हैव रिलीजियस बैकग्राउंड। इट मीन्स हम उस चीज़ को कैप्चर किया लोगों के माइंड सेटअप को फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ियाउल हक। उसने इस्लामिक प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें मल्टीपल चीज़ें थी कि इस्लामाइजेशन बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट स्ट्रेंथनिंग इस्लामिक प्रोविजंस सच एज setting up the federal Sharia court to ensure that laws were in accordance with the Islamic injunctions. It means Sharia court को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसमें क्या था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जो भी लॉज बनेंगे फॉर द स्टेट, वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजक्शंस होंगे. इट आल्सो इंक्लूडेड declaration that Islamic provisions in the constitution couldn't be amended by future parliament, cementing Islamization policies that Zia had been implementing. It means multiple structure में उसने कह दिया था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं होगा इनकी जो इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजेक्शंस अमेंडमेंट करने का। और इसके अलावा इसने वो जो मल्टीपल इसने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक थी, लाइब्रेरीज थी, उनको कहा था कि जो भी ऐसा स्ट्रक्चर है वहाँ पर अगेंस्ट अन इस्लाम है या अन इस्लामिक का, उसको रिमूव कर दिया जाए और मोर एंड मोर रेलिवेंट टू द इस्लाम वहाँ पर बुक्स रखने का, लाइब्रेरीज को मेंटेन करने का कह दिया गया था। फिर उसके बाद ऑफिस, स्कूल्स और फैक्ट्रीज में रिक्वायर्ड कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया था कि प्रेयर टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंट जो उलमा का जो इसने इस्लामिक क्लर्जी का वो एक सेटअप बनाया था, या जिसको कहने कि इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज का जो सामने एक स्ट्रक्चर आया था, तो वो इसमें ही ज़िया की एरा में ही इसको ज़्यादा इनहेंस किया गया था। नेक्स्ट वन इज 8th अमेंडमेंट जो कि 1985 में ही आती है। 8th अमेंडमेंट का है 8वीं तरमीम जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या था कि इसमें विच पास्ड लेटर इन 1985 बाय न्यूली इलेक्टेड असेंबली, द 8th अमेंडमेंट फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड द RCO changes in the constitution and including the enhanced power of the president and validation of the martial law measures. It means 8वीं तरमीम में 8th अमेंडमेंट में क्या था कि उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया था या उसको वैलिडेट कर दिया था किसको, जो मेयर्स या जो चेंजेस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ियाउल हक रजीम। और उसमें साथ साथ क्या कर दिया था कि जो मार्शल लॉ लगाया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ियाउल हक, उसको भी वैलिडेट कर दिया गया था। ये तो थी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या की फीचर्स ऑफ द RCO, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर 1985 का। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस थी ऑफ RCO की, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है शिफ्ट इन पावर बैलेंस था, देन वीकनिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, लेगेसी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड इस्लामाइजेशन। इट मीन उसने बेसिक उसने क्या कहा कि इसने शिफ्ट किया था पावर बैलेंस को, जो कि किस आर्टिकल के तहत 58(2)B के तहत तमाम इख्तियार जो कि पार्लियामेंट के पास थे और प्राइम मिनिस्टर के पास थे, वो किसके हाथ में चले गए थे, किसके कंट्रोल में चले गए थे, जस्ट इन प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। और उसके बाद इसने जो ऑटोमेटिकली सी बात है, जब पार्लियामेंट के इख्तियार प्रेसिडेंट के पास चले गए, प्राइम मिनिस्टर के भी प्रेसिडेंट के पास चले गए, तो ऑटोमेटिकली दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के या डेमोक्रेसी के। तो डेमोक्रेसी को इसने यहाँ से इस स्ट्रक्चर में वीक किया था। तो उसके बाद लेगेसी क्या थी कि जी सेंट्रलाइज सिस्टम दे दिया था, किस बेसिस पर कि तमाम की ऑल अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के तहत प्रेसिडेंट के पास थी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी खत्म कर दी गई थी। उसके बाद साथ साथ लिमिटाइज कर दिया गया था, स्टैंडर्डाइज करवा दिया गया था, इस्लामाइजेशन की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवा के कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगे, वो बेस करेंगे इस्लामिक पॉलिसीज पर। तो वो क्या था कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इन सारी चीज़ों को चारों तरफ से कि अथॉरिटीज भी क्या है हेड ऑफ स्टेट के पास होंगी, देन पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी स्ट्रक्चर। तो लोगों को उसके इस एक स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवा के लोगों को ग्रिप किया गया था या लोगों को कंट्रोल किया गया था। तो ये तो था जी रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1985 जो कि फ्रॉम द साइड ऑफ ज़िया प्रेजेंट किया गया था। इसके बाद जो इसमें चेंजेस की गई थी
ज़ाहिर सी बात है ना कि अमेंडमेंट 8वीं तरमीम में अगर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी या वैलिडेट की गई थी, तो इसमें जो चेंजेज़ आई थी, मेजर चेंजेज़ आई थी, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हुई लेकिन उनमें इतनी चेंजेज़ नहीं। जो मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी, वो थी ना 18th अमेंडमेंट जो कि 2010 में हुई थी, जिसमें तमाम के तमाम जो इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से ले लिए गए थे एज़ अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो 18वीं तरमीम में वापिस आए थे, जो कि 2010 में हुई थी। थैंक यू वेरी मच।